सरिता अपने बेटे दीपक और प्राची के साथ रहती थी। सरिता शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बहू गांव से ही आए, क्योंकि उसने शहर की लड़कियों को देखा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहू शहर की हो। ऐसे ही एक दिन सरिता अपने बेटे दीपक से बोलती है, बेटा अपने ऑफिस में बोल देना छुट्टी के लिए। जितनी जल्दी तू छुट्टी के लिए बोलेगा उतनी ही जल्दी तुझे छुट्टियां मिलेंगी और फिर हम लोग गांव जाएंगे, ताकि मैं तेरे लिए कोई सुंदर सी लड़की देखूं। अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, अब जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी, तेरा घर बस जाएगा तो मेरी भी सारी चिंता दूर हो जाएगी ना। माँ मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे अब क्यों शादी के पीछे पड़ी हो? गांव की लड़की क्यों चाहिए आपको घर में? शहर में इतनी सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उन सब में क्या खराबी है? घूम फिरकर आपकी सुई गांव की लड़कियों पर पहुंच जाती है। अरे मुझे यही लगता है कि लड़कियां तो गांव की ही अच्छी होती हैं, और अगर तूने कोई पसंद कर ली है तो वो अलग बात है, तब मैं उसके लिए सोचूंगी। लेकिन तूने पसंद भी नहीं की है और तुझे मेरी बात भी नहीं माननी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। देख मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं कल ही 4 धाम की यात्रा के लिए चली जाऊंगी, फिर मैं वापस आऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं आज ही ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए बोल आता हूँ। जैसे मुझे छुट्टी मिलेगी हम गांव के लिए चले जाएंगे। आप तो खुश हो ना? बात बात पर आप धमकी देती रहती हो कि मैं यहाँ चली जाऊंगी, मैं वहाँ चली जाऊंगी। अरे आप ही से तो ये हमारा प्यारा सा घर है और आप ही चली जाओगी तो कैसे चलेगा? दीपक शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद सरिता दीपक के साथ गांव चली जाती है और गांव की एक रज्जो नाम की लड़की से दीपक की शादी करवा देती है। शादी के बाद तीनों घर आ जाते हैं। रज्जो बिल्कुल ही भोजपुरी बोलती थी, उसे हिंदी बोलना नहीं आता था और वो गांव से थी, इसीलिए उसे ज्यादा शहर के बारे में पता भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रज्जो की ननद शॉर्ट ड्रेस पहनकर जा रही होती है, जिसे देखकर रज्जो बोलती है, आई हो मैया, अरे ननद जी ई का पहन ली हो तुम? अरे बाहर जा रही हो तो तनिक सलवार कमीज पहन लो, ये भी कोई पहनने का कपड़ा है? या फिर अपने दर्जी का नंबर दे दो हमको, हम उनको अपनी भाषा में जो जबर गाली देंगे अपनी आखिरी सांस तक याद करेगा। लाओ तनिक नंबर दो। भाभी ये कोई कम कपड़े वाली ड्रेस नहीं है, बल्कि ये मेरी शॉर्ट ड्रेस है और यहाँ शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आप गांव से आई हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इसीलिए आप ये सब मत सोचो कि आपकी तरह ही सब होंगे। और अब आप शहर में आ चुकी हो तो अपने आप को थोड़ा बदलो। ये क्या लगा रखा है? गाली देंगे दर्जी, थोड़ा सा तो सेंस लाओ अपनी बातों में। प्राची अपनी भाभी को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और भोजपुरी बहू का अंदाज भी अनोखा ही सबको दिखता जा रहा था। कुछ दिनों बाद रज्जो अपने सर पर लंबा सा घूंघट करके जा रही होती है कि तभी गिर जाती है और सरिता उसे संभालती है और बोलती है, अरे बहू मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अब तू गांव में नहीं शहर में है, तुझे इतना लंबा घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है, तू सलवार सूट भी पहन सकती है। ये साड़ी ऊपर से इतना लंबा घूंघट, तुझे ही इसमें दिक्कत होगी, इसीलिए ये सब मत किया कर। अम्मा जी ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम अपने ससुराल में साड़ी नहीं सूट पहने और ऊपर से घूंघट भी न करें, इनमें अच्छा थोड़ी लगता है। हम ही घर की बहू हैं, हमारी इज्जत से ही हमारे ससुराल की इज्जत है और हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता। हम तो इसमें ही खुश हैं। रज्जो की कई हरकतों से सरिता को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद रज्जो गोबर लेकर आती है और घर में ही लीपने लग जाती है। ये देखकर तुरंत सरिता की पड़ोसन कांता आती है और बोलती है, अरे ये क्या कर रही है? गोबर कौन लीपता है घर में? सरिता, ओ सरिता, देख तो तेरी बहू क्या कर रही है। कांता की आवाज सुनकर वहाँ सरिता और प्राची दोनों आ जाते हैं। प्राची के पैरों में गोबर लग जाता है और वो फिसलकर गिर जाती है। प्राची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या भाभी, हमारे घर में इतने महंगे मार्बल लगे हैं और आपने उस पर गोबर फेंक दिया। आपकी वजह से मैं गोबर के ऊपर गिर गई। छी भाभी, इसमें से कितनी स्मेल आ रही है। आप इसे घर में क्यों लेकर आई हो? माँ देख रही है ना आप अपनी भोजपुरी बहू को, इसकी वजह से हमारे घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये सब तो क्या कर रही है बहू? अरे कुछ भी करने से पहले एक बार पूछ तो लेती। हमारे घर में आज तक कभी गोबर नहीं आया और तू हमारे घर को ही गोबर से लीप रही है। देख रही है ना, बाहर के लोग भी हम पर हंस रहे हैं। इतना बड़ा घर बनवाया है और तू इसमें गोबर लगा रही है। अम्मा जी, बाहर के देखने वाले लोग तो एकदम में बुड़बक होते हैं, वो तो बस यही करना चाहते हैं और गोबर से घर लीपते हैं तो घर में लक्ष्मी माता आती हैं। बहू मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, हमारा घर जैसा है वैसा ही रहने दे। हमारे घर में कुछ भी बदलाव लाने की कोशिश मत कर, हम ऐसे ही खुश हैं। पता नहीं तू भी क्या क्या करती रहती है।
ऐसे भी तो ठीक ही लग रहा है ना। घर में लक्ष्मी अब भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के अभी ये सारा गोबर साफ कर, कितनी गंदी बदबू आ रही है, पूरे घर में बदबू बदबू फैल गई। वक्त निकलता रहता है और धीरे धीरे रज्जो सब लोगों की सुनती रहती है, क्योंकि सरिता को अब अपनी भोजपुरी बहू से शर्म आने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रज्जो और सरिता दोनों बाजार जा रहे होते हैं कि तभी सरिता को उसकी सहेली भारती मिलती है। अरे क्या बात है सरिता, तू तो जैसे गायब ही हो गई थी। वैसे काफी फिट लग रही है, कुछ डाइट कर रही है क्या? मैंने सुना है तेरे बेटे की शादी भी हो गई, तूने बताया भी नहीं, चोरी चुपके अपने बेटे की शादी कर दी। अब क्या तू मुझे इतना गैर मानती है कि अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं? अरे ईका कह रही हो, हमारी अम्मा तो पहले से और पतली हो गई है। और कहाँ चोरी चुपके शादी की, हमारी शादी तो बहुत धूम धड़ाके से हुई थी। अच्छा, अब समझ आया कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया था। ये भोजपुरी बहू आई है इसलिए ना। अरे शहर की लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था जो ये गांव की भोजपुरी बहू उठा लाई। खैर अब मैं क्या ही बोलूं, बहू तेरी और मर्जी तेरी, तुझे जैसे ठीक लगे। बहू तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? तेरी वजह से हर जगह मेरे ऊपर लोग हंस रहे हैं। मैं ही पागल थी जो गांव की बहू को लाने की सोच कर बैठी थी। सरिता अपनी बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। अब हमेशा उसे सुनाती रहती है, ताने देती रहती है, उसके काम में कमी निकालती रहती है, यहाँ तक कि अब अपने दोस्तों के आगे भी उसे नीचा दिखाती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। अरे ननद जी, अम्मा जी के सर से खून आ रहा है, हमें जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगी, वो लोग तो पुलिस केस कर देंगे कि हमने जानबूझकर ही धक्का दिया है। प्राची अपनी माँ को देखते ही मना कर देती है और रज्जो की मदद के लिए कोई नहीं आता। तब रज्जो खुद ही चोट पर हल्दी लगाती है और गांव के तरीके से इलाज करती है। कुछ देर बाद जब सरिता को होश आता है तो वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। जब मुझे चोट लगी तो मैंने देखा था कि तूने कैसे सबसे मदद मांगी और किसी ने भी तेरी मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया, और फिर भी तू अकेले ही सब कर रही थी। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, जबकि तुझे मैं खुद ही घर बहू बनाकर लाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। कौनो बात नहीं अम्मा जी। इसी के साथ भोजपुरी बहू ने सबका दिल जीत लिया था। सब उससे काफी खुश हो गए थे।